सोवियत यूनियन और अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों के बीच कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। सिर्फ 13 दिनों की अनबन में अगर दोनों देशों के नेताओं ने जरा भी सूझबूझ से काम न लिया होता और जोश में आकर कोई भी गलत कदम एक दूसरे के खिलाफ उठा लिया होता तो आज शायद दुनिया ही कुछ और होती। वैसे आज अमेरिका पूरी दुनिया पर सुपर पावर बना बैठा है और सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के दबाव में काम न करते हुए कभी भी अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार रहता है। दूसरे विश्व युद्ध में नाजी के सरेंडर होने के बाद अलायंस देशों से सोवियत रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप के ऑक्यूपाइड देशों में अपनी कम्युनिस्ट सरकार शुरू कर दी थी। इन देशों में पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल थे, जिसके चलते अमेरिका और ब्रिटेन को वेस्टर्न यूरोप में भी कम्युनिस्ट पार्टियों के सत्ता में आने का डर सताने लगा और यही वो वजह थी जिस वजह से दुनिया ने कोल्ड वार में कदम रखा। यूएसएसआर की कम्युनिस्ट विचारधारा को मिटाने के लिए अलायंस देशों ने 1949 में नेटो का संगठन किया। नेटो को बनाने का सिर्फ एक मकसद यही था कि अगर रूस उनमें से किसी एक भी देश पर हमला करता है तो नेटो के सारे देश रूस पर टूट पड़ेंगे। इसी तरह यूएसएसआर और अमेरिका के बीच अनबन लगातार बढ़ती जाती है। 29 अगस्त 1949 को सोवियत ने कजाकिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे सोवियत संघ ने नाम दिया RDS-1। अब दुनिया के दो देशों के पास न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप हो जाती है। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हर डायरेक्शन में कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऊपर उठना चाहते थे। साल 1492 में कोलंबस की कैरिबियन आइलैंड की खोज के बाद से पूरे आइलैंड पर स्पेन का कब्जा था, लेकिन फिर 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में अमेरिकी जीत के बाद क्यूबा पर अमेरिका रूल करना शुरू करता है और लगातार क्यूबा के रिसोर्सेज का फायदा उठाता है। लैटिन अमेरिका के लगभग देश 1825 तक स्पेनी और पुर्तगाली कोलोनियलिज्म से आजादी हासिल कर चुके थे, लेकिन क्यूबा 1898 तक स्पेन की कॉलोनी बना रहा। इस तरह ये अमेरिकी महाद्वीप में सबसे आखिर में आजाद होने वाला देश था। आखिरकार अमेरिका की मदद से क्यूबा को आजादी तो मिली, लेकिन क्योंकि क्यूबा स्ट्रेटेजिक नजरिए से अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए अमेरिका ने यहाँ की राजनीति में खूब दिलचस्पी ली और अपने फायदे के लिए अपनी सरकार को बिठाया। यानी वहाँ के लोगों के हाथ से एक बार फिर क्यूबा निकल गया। इस तरह क्यूबा की सिचुएशन ऐसी हो गई थी जैसे कि एक कोलोनियल रूलर की जगह दूसरे कोलोनियल रूलर ने ले ली हो। अमेरिकी सरकार ने क्यूबा में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और लगातार क्यूबा में मिलिट्री इंटरवेंशन जारी रखा। 1959 में फिदेल कास्ट्रो और क्रांतिकारियों के एक समूह ने फुल्गेंसियो बतिस्ता की अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंक कर हवाना में सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्यूबा की क्रांति के बाद अमेरिका ने फिदेल कास्ट्रो की सरकार को मान्यता तो दे दी, लेकिन क्यूबा पर इकोनॉमिक पेनाल्टीज लगानी शुरू कर दी। अमेरिका ने फिदेल कास्ट्रो के शासन को रोकने की पूरी कोशिशें की, लेकिन उसे सिर्फ नाकामयाबी मिली। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद क्यूबा न केवल अमेरिकी महाद्वीप में बल्कि सारी दुनिया में अमेरिका के विरोध का सेंटर पॉइंट बनते चला गया। अमेरिका ने क्यूबा के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध तो पहले से ही लगाया हुआ था, लेकिन क्यूबा की क्रांति के बाद 1960 में क्यूबा की जिन तेल रिफाइनरी पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा था उनको क्यूबा ने नेशनलाइज्ड कर दिया। तो अमेरिका ने खाना और दवा छोड़कर क्यूबा के एक्सपोर्ट पर एम्बार्गो लगा दिया और इसी साल खुले तौर पर क्यूबा सोवियत रूस से हथियार और तेल लेना शुरू कर देता है। अब सोवियत की विचारधारा के कट्टर विरोधी अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा भी कास्त्रो के नेतृत्व में कम्युनिस्ट हो जाता है और लगातार सोवियत रूस क्यूबा की मदद के लिए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यही बात अमेरिका का ईगो हर्ट कर रही थी, जिसके चलते अमेरिका ने क्यूबा से हर तरह के रिश्ते खत्म कर दिए और उस पर सैंक्शन लगाए। यहाँ तक कि अप्रैल 1961 में CIA ने लगभग 1400 क्यूबन एग्जाइल्स को इस उद्देश्य से सेक्रेटली ट्रेंड किया कि हम इन्हें हथियार देंगे जिससे ये क्यूबा में इन्वेड करके कास्त्रो सरकार का तख्ता पलट करेंगे। इन एग्जाइल्स को बे ऑफ पिग्स नाम की जगह से क्यूबा में इंटर करना था, लेकिन इनका ये मिशन ज्यादा लंबा न चल सका, क्योंकि क्यूबा में एंट्री से पहले ही इन्हें कुछ लोकल मछुआरों ने देख लिया और अपने पास मौजूद गन से उन रेबेलियंस पर हमला करना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज सुन क्यूबन मिलिट्री अलर्ट हो गई, जिसके तुरंत बाद उन रेबेलियंस के ऊपर से अमेरिका ने अपना हाथ उठा लिया। अमेरिका क्यूबन सरकार को गिराने की लगातार कोशिशें करता है और ऐसा माना जाता है कि अगर इतिहास में सबसे ज्यादा किसी को मारने की कोशिश की गई थी तो वो फिदेल कास्त्रो थे। 14 अक्टूबर 1962 को जब एक अमेरिकन U-2 जासूसी प्लेन क्यूबा के ऊपर से गुजरते हुए ऊंचाई से फोटो लेता है, जिसमें उन्हें सोवियत रूस द्वारा असेंबल्ड की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में पता चलता है, जिसकी जानकारी 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को दी गई। यानी किसी के भी खबर लगी
लगे बिना यूएसएसआर ने अमेरिका की नाक के नीचे परमाणु मिसाइलों का जखीरा जुटा लिया था। ये मिसाइलें मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें थीं, जो अमेरिका में 2000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मारत थीं। यानी आधे से ज्यादा अमेरिका यूएसएसआर के बटन के नीचे था। और यूएसएसआर की क्यूबा में मिसाइलें लगाने की वजह भी थी, क्योंकि अमेरिका ने 2 नेटो सदस्य देश इटली और तुर्की में पहले से ही यूएसएसआर के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों को इंस्टॉल कर रखा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर आकर दुनिया को यूएसएसआर की मिसाइलों के बारे में बताया। Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. दोनों देशों के किसी भी बात का कोई नतीजा न निकलने के चलते उन्होंने कहा कि अब अमेरिका समुद्री रास्ते से क्यूबा की घेराबंदी करेगा। 22 अक्टूबर को सोवियत जहाजों को क्यूबा पहुंचने से रोकने के लिए कैनेडी ने क्यूबा के चारों ओर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 23 अक्टूबर को कैनेडी को यूएसएसआर के राष्ट्रपति क्रुश्चेव से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि सोवियत जहाज नाकाबंदी से रुकने वाले नहीं हैं। 24 अक्टूबर को अमेरिकी जहाजों, पनडुब्बियों और वायुसेना को पूरे अलर्ट पर रखा गया, जिस वजह से सोवियत के कुछ जहाज तो वापस चले गए और कुछ ने नेवल ब्लॉकेड को पार किया। 25 अक्टूबर को फिर से अमेरिका के जासूसी जहाज ने रिपोर्ट दी कि क्यूबा की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च साइट के काम में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 26 अक्टूबर को क्रुश्चेव ने अमेरिका की क्यूबा से नाकाबंदी हटने पर अपनी मिसाइलें हटाने की बात रखी। 27 अक्टूबर को क्रुश्चेव ने फिर से एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि अमेरिका क्यूबा पर इन्वेड नहीं करेगा। इसके साथ साथ तुर्की और इटली से अपने परमाणु हथियारों को हटा लेगा, तभी हम पीछे हटेंगे। 28 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी और सोवियत एम्बेसडर एनाटोली डोब्रिनिन से बैक चैनल के जरिए से कोई रास्ता निकालने के लिए बात होती है, जिसमें रॉबर्ट कैनेडी ने यह वादा किया कि अमेरिका तुर्की और इटली से अपनी मिसाइलें हटा लेगा। हालांकि इस बात को जनता के सामने अनाउंस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिका के साथ साथ सोवियत रूस ने भी ये वादा किया कि वो अपनी मिसाइलें क्यूबा से वापस ले लेगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से वापस हो जाएगा। क्रुश्चेव ने इनडायरेक्टली जीत हासिल की थी, लेकिन अपनी जनता की नजरों में वो अब लूजर थे, क्योंकि पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि रूस अमेरिका के सामने कदमों गिर गया है, जिस वजह से क्रुश्चेव का राजनीतिक सफर भी बहुत ही जल्द खत्म हो गया।